प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने आज के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक कुंडली लेकर के आया हूं। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक और आनंद लीजिए जन्म कुंडली के विश्लेषण का। आइए अब आपको इनके पंचांग से परिचय करा देता हूं। विक्रम संवत 2038, शक संवत 1904। जिस संवत्सर में इनका जन्म हुआ है उस संवत्सर का नाम युवा संवत्सर है। युवा संवत्सर में जन्मे लोग सबसे पहले तो घुमंतु होते हैं। अपने जन्म स्थान से इन्हें कई बार दूर जाकर के बसते देखा गया है। ये सबसे पहली बात है। व्यक्ति अपनी अवस्था से थोड़ा कम दिखाई देता है, थोड़ी कम आयु का दिखाई देता है। मतलब जितनी उसकी वास्तविक और मूल आयु होती है उससे वो कम उम्र के जान पड़ते हैं। आगे बढ़ने पे पता चलता है तो इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ था। दक्षिणायन में होने का प्रभाव व्यक्ति के नेत्रों में परेशानी, बालों में परेशानी, हड्डियों में परेशानी और कभी कभी आत्मविश्वास कमजोर सा दिखता है। व्यक्ति थोड़ा जिद्दी हो जाता है और कई बार अपने जन्म स्थान से काफी दूर रहना इसे पड़ता है। ये बात भी दक्षिणायन में देखने को मिलती है। काम में थोड़ा विलंब होता है, मिलती सारी चीजें हैं लेकिन थोड़े इंतजार के बाद। उसके बाद दक्षिणायन में आगे बढ़ते हैं तो आश्विन मास में इनका जन्म हुआ है। आश्विन मास में जन्मे लोग सुंदर होते हैं, अच्छी प्रवृत्ति के होते हैं लेकिन थोड़े डरपोक होते हैं, जिद होता है और काम की अधिकता होती है। बचपना ज़्यादा करते हैं और पत्नी के या पति के प्रेमी होते हैं। आश्विन मास में जन्मे लोगों में आलस्य थोड़ा सा होता है लेकिन जब बात प्रेम की आती है तो अपने परिवार से इनका प्रेम और ममत्व ज़्यादा होते देखा गया है। मदद तो सबकी करना चाहते हैं लेकिन सबसे पहले अपनी बात और अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं। ये जन्म हुआ है इनकी कुंडली में जो मैंने बताया अश्विन मास, हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु में जन्मे लोग थोड़े डरपोक से होते हैं और दूसरी बात कि कामी होते हैं। बिस्तर पे जाकर के ये व्यक्ति अपनी काम इच्छा की पूर्ति करना चाहता है। दूसरी बात है पत्नी का या पति का, बच्चा या बच्ची प्रेमी होते हैं। दूसरी बात और आगे बढ़ने पे कि हेमंत ऋतु में जन्मे लोगों के ऊपर से अगर एक बात जो कि थोड़ी सी स्वार्थी होने की स्थिति भी कई बार देखी जाती है। व्यक्ति मन का गंदा नहीं होता है, जो भी चीजें मन में है वो बिल्कुल स्पष्ट और साधारण तरीके से उसे बयां कर देता है। एक बात और, हेमंत ऋतु में जन्मे लोगों में एक बात जो सबसे ज्यादा गौर करने वाली होती है कि व्यक्ति के गर्दन के आसपास का एरिया बड़ा सुंदर और अच्छा होता है। गर्दन पे तिल होने की स्थितियां बनती हैं, कंधे और कमर पतले होते हैं, बहुत दिव्य स्वरूप होता है। नीली वर्ण को धारण करने वाले लोग होते हैं और आंखों में देखने पर एक बात जो स्पष्ट तरीके से देखी जा सकती है प्रायः कि छोटी छोटी नसें दिखाई देती हैं, भ्रिकुटियां कड़ी होती हैं और शरीर एकदम बिल्कुल सुंदर होता है। कभी कभी सुंदरता का गुमान भी हो जाता है, ये बात भी देखने को बनती है। बिस्तर पे जाने के बाद व्यक्ति जो जातिका हैं वो पति से जिद करती हैं और अपनी आवश्यकता और चीज़ों को पूर्ति करने की इच्छा रखती हैं। कभी भी अपने प्रेम को जग जाहिर नहीं करती हैं, खास करके विशेषतः परिवार वालों के सामने। परिवार वालों के सामने बिल्कुल अनुशासन प्रिय और थोड़ी चंचल प्रवृत्ति को भी दिखाने वाली हो जाती हैं। व्यक्ति अपने इच्छा को लेकर के हमेशा सजग होता है और भौतिकता से युक्त जीवन जीना चाहता है। आगे बढ़ने पे कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि। कृष्ण पक्ष में जन्मे लोगों को संतान उत्पत्ति में समस्या प्रायः कम होती है और कुटुंबजन भरे पूरे होते हैं। चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, ताया ताऊ, भाई बहन, परिवार भरा होता है और सबके साथ व्यक्ति इकट्ठा होकर के जीना भी चाहता है, किसी को छोड़ना नहीं चाहता, सबके साथ संबंध बना करके रखना चाहता है। कृष्ण पक्ष में जन्मे होने के कारण व्यक्ति को क्रोध भी है, काम भी है, तेज भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, छल कपट भी है। मतलब समस्त प्रकार के गुणों का व्यक्ति धारण करने वाला हो जाता है। कृष्ण पक्ष के बाद द्वादशी तिथि में जन्मे होने के कारण व्यक्ति सुंदर है, अच्छी मानसिकता का है लेकिन थोड़ा जिद्दी है, बचपना ज्यादा करता है और कई बार बहुत ज्यादा प्रेमी हो जाता है अपने बच्चों का, अपने पति का या पत्नी का। उसके बाद आगे बढ़ने पे इनका जन्म हुआ है हस्त नक्षत्र। ये बेहद सुंदर लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य को कभी कभी परेशान करने वाला ये नक्षत्र हो जाता है। आगे बढ़ने पे पता चलता है तो इनका जन्म जो हुआ है वो गुरुवार को हुआ है। तो व्यक्ति जिनकी भी कुंडली में अगर गुरुवार का जन्म दिखता है वो व्यक्ति अपने से बड़े जनों का आदर करने वाला और तीव्र सीखने को इच्छुक
मतलब कि जिज्ञासु होता है, हर एक चीज को सीखना चाहता है। पदस्थ अधिकारी के साथ उसके संबंध बनते देखे जाते हैं। इनके पति जो हैं वो उच्च पद पे आधिकारिक हों, ऐसा भी संभव है। और समाज में ऊंचे और उच्च वर्ण के लोगों के साथ मित्रता होते देखी जाती है। ये है गुरुवार का जन्म। विषकुंभ योग और कौलव करण में इनका जन्म हुआ है। वैश्यवर्ण और देवगण का जन्म है। वैश्यवर्ण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जहां बैलेंस बनाने के लिए जाना जाता है, और देवगण में जन्मे होने के कारण व्यक्ति दैवीय गुणों का रखने वाला और साथ ही साथ अच्छे और मिष्ठान प्रिय, अच्छा भाषण कला से निपुण और अच्छे वस्त्रों को धारण करने वाला भी होता है। ऐसी स्थिति में कि व्यक्ति अगर दो लोगों के बीच में सेतु बनने का काम करे या कभी भी झगड़े फसाद की स्थिति आती है तो बैलेंस बनाने के लिए जाना जाता है। लोग इसके पास अपनी समस्या को कहने आते हैं, समाधान जानने आते हैं, और व्यक्ति समाज में उच्च वर्ग के लोगों के साथ बहुत आसानी से तारतम्य बिठा लेता है। इनकी राशि कन्या की है और इस आधार पर यह भूमि तत्व की राशि होती है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में जो विकास का प्रक्रम होगा वो स्थिरता के साथ मेंटेन करते हुए आगे बढ़ेगा। ये इनका पंचांग था। आगे अब इनकी जन्म कुंडली में लग्न चार्ट में बैठे ग्रहों को बताऊंगा कि किस प्रकार का और किस तरीके का फल कर रहे हैं। आइए बने रहिएगा हमारे साथ। आइए अब सबसे पहले जन्म कुंडली में, इनके जन्म कुंडली में सूर्य जीवन पर्यंत कैसा फल देने वाले हैं, ये सिर्फ 2-3 बातों को छोड़ करके लगभग एक सा रहेगा। कैसा फल करने वाले हैं जन्म कुंडली में, या फिर ग्रहों के राजा सूर्य जो जगत के चक्षु कहे जाते हैं, जगत नियंता, जगत के पालक, अर्थात व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और रोगों के हंता जो ग्रह हैं वो सूर्य इनकी कुंडली में बने हैं। यहाँ लाभ भाव के अधिपति, बैठना था यहाँ, जा करके बैठे हैं लग्न में, यानी कि लाभेश का लग्न में जाना बेहद अच्छा और उत्तम। लेकिन क्या ये सिर्फ देखने में बन रहे हैं? जब अवस्था की बात करते हैं तो ये तुला राशि है और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, ये बात आगे करूंगा। तो तुला राशि में बैठे हैं, लग्न में सूर्य को कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। और यहाँ 25 अंश 47 कला विशाखा नक्षत्र, ये गुरु का नक्षत्र होता है, जो कि सूर्य गुरु के मित्र होते हैं। अब अवस्था के आधार पे और अंश के आधार पे तो ये विषम राशि है, 7 संख्या विषम संख्या, और इस राशि में सूर्य नीच के और इस अंश पे जाकर के ये मृतप्राय हो रहे हैं, यानी कि सूर्य यहाँ पे मृतप्राय हैं। ये बात याद करने वाली है कि व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजों की कमी होगी, वो आगे जन्म कुंडली में बताऊंगा। अब बात चंद्रमा की कर लेते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के कारक, ममत्व के कारक और भावना के विकास के कारक, माता के स्वास्थ्य के कारक और दिव्य नेत्रों को रखने वाले ग्रह जो कि चंद्रमा है, इनकी कुंडली में बनते हैं। जन्म कुंडली के 10वें भाव के अधिपति जाकर के जन्म कुंडली के व्यय में बैठे हैं और 13 अंश 10 कला हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र होता है। ये अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और खास करके इस अंश पे तो ये सम संख्या, 6 नंबर की संख्या जो होती है वो सम संख्या होती है, और यहाँ पे इस अंश पे चंद्रमा जाकर के युवा हो रहे हैं। अर्थात व्यक्ति की कुंडली में मन मस्तिष्क ठीक तो है, लेकिन ये भाव से प्रभावित होगा क्योंकि 12वें भाव में जा रहे हैं। अब आगे बात कि चंद्रमा 12वें में बैठे हैं तो इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये जानेंगे विश्लेषण में। अब आगे बात मंगल की कर लेते हैं। दिव्य तेज के कारक होते हैं मंगल, पराक्रम के कारक और छोटे भाई बहनों के भी कारक होते हैं मंगल। आपकी कुंडली में मंगल जो कि तटस्थ होते हैं, कारक नहीं होते हैं, बनते हैं धन भाव के अधिपति और सप्तम भाव के अधिपति। ये दोनों भाव थोड़े कमजोर भाव कहे जाते हैं, और इस आधार पर कि या तो मंगल को यहाँ बैठना था या तो यहाँ, लेकिन बैठे हैं वो जन्म कुंडली में जाकर के गुरु की राशि में पराक्रम भाव में, जहां पे उनको कारकत्व की प्राप्ति भी होती है, और गुरु की राशि में बैठ करके गुरु से तात्कालिक मित्रता कर रहे हैं। यानी कि ये बैठे हैं जिस राशि में, उस राशि के अधिपति 3 घर पीछे ही हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ। गुरु यहाँ बैठे हैं, इस आधार पर ये अति मित्र की राशि में, और अंश के आधार पर ये मंगल जो है वो 14 अंश 48 कला, ये नक्षत्र है पूर्वाखाड़ा नक्षत्र जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। युवा होकर के मंगल बैठे हैं। अब ये देखना होगा कि जन्म कुंडली में कैसा फल कर रहे हैं, उसकी चर्चा विश्लेषण में करेंगे। अब बात ग्रहों में बुद्धिमता के कारक बुध की कर लेते हैं। जन्म कुंडली में बुद्धिमता और गणना के कारक होते हैं बुध। अगर ये मजबूत रहे या अच्छे रहे तो व्यक्ति को बुद्धिमान बना देते हैं, और व्यक्ति हर एक स्थिति को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करता है, उसके बाद किसी निर्णय पे पहुंचता है। तो बुध आपकी कुंडली में बनते हैं सबसे पहले तो व्यय भाव के अधिपति, और उनकी दूसरी राशि जो है वो जन्म कुंडली के भाग्य भाव में, यानी कि यहाँ
और नवम भाव और व्यय भाव के अधिपति, जहां पे ये यहां के फल से स्वतंत्र हो जाएंगे और भाग्य भाव का फल करेंगे। तो भाग्येश का जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठना ये बात अच्छी है, लेकिन अंश के आधार पर ये सूर्य से अस्त होते देखे जा रहे हैं, इस आधार पर कि बुध इनकी कुंडली में अस्त है और बैठे हैं ये शुक्र की राशि में शुक्र के साथ, तो ठीक ही है, सम राशि के बैठे हैं और इस आधार पर तो ये अस्त दिख रहे हैं, तो ये ग्रह कमजोर सिद्ध हो रहा है। अब बात देवगुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। ज्ञान के कारक और अच्छे बुद्धि के प्रदाता देवगुरु बृहस्पति जो कि सुख के कारक होते हैं, धन के सही जगहों पे खर्च करने के कारक होते हैं। आपकी कुंडली में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति लग्न में, जहां ये मजबूत होते हैं, और साथ ही साथ यहां ये बैठे हैं शुक्र की राशि में, शुक्र भी वहीं बैठे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य में स्थितियां हमेशा कमजोर की रही है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को शत्रु मानते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहां अति शत्रु की राशि में बैठे हैं और अंश के आधार पर ये 27 अंश पे हैं। नक्षत्र जो है वो विशाखा अपने ही नक्षत्र के हैं, तो नक्षत्र से तो थोड़ा सा बिल्कुल माइनर प्रभाव करेंगे, लेकिन मृतप्राय हो रहे हैं। इस आधार पर कि ये देवगुरु बृहस्पति भी आपकी कुंडली में अस्त हैं, यानी कि अस्त ग्रहों की संख्या में एक सबसे पहले बुध हुए, दूसरे देवगुरु बृहस्पति भी लग्न में हैं और वो अति शत्रु की राशि में हैं, अवस्था से मृत भी हैं और अस्त भी हैं, मतलब कि बुध भी कमजोर और देवगुरु बृहस्पति भी कमजोर। सूर्य भी कमजोर ही देखे जा रहे हैं क्योंकि उनका निचत्व भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अवस्था के हिसाब से मृतप्राय ही हो रहे हैं। मंगल युवा देखे गए हैं और चंद्रमा युवा देखे गए हैं। अब बात जन्म कुंडली के लग्नेश शुक्र की कर लेते हैं। दाम्पत्य और अच्छे दाम्पत्य के कारक होते हैं शुक्र। व्यक्ति के अंदर यौवन अवस्था को रखने वाले ग्रह होते हैं शुक्र। शुक्र प्रेम और ममत्व और काम कला में निपुण बनाते हैं। व्यक्ति के अंदर काम इच्छा होती है, भौतिकता से भरा पूरा व्यक्ति होता है। आपकी कुंडली में शुक्र लग्न के अधिपति बनते हैं और लग्न में ही बैठे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सूर्य के बैठे होने के कारण ये सूर्य से अस्त भी होते देखे जा रहे हैं। और साथ ही साथ अंश की अगर बात करता हूं तो 27 अंश 47 कला, ये गुरु का नक्षत्र जो कि इनके अति शत्रु होते हैं, अति शत्रु की राशि में गुरु बैठे हैं और साथ ही साथ शुक्र भी लग्न में होकर के बैठे हैं। इस आधार पर ये जो अंश है इनका 27 अंश 47 कला, इस अंश पे जाकर के ये गुरु आपकी कुंडली में मृतप्राय हो रहे हैं और सबसे पहले तो ये अस्त भी हो रहे हैं, हालांकि स्वराशि के हैं, लेकिन फिर भी चूंकि ये गुरु की मूल त्रिकोण राशि भी होती है, लेकिन वो मूल त्रिकोणस्थ होकर के नहीं बैठे हैं क्योंकि ये अंश जो है वो 27 अंश से आगे निकल रहा है। इस आधार पर आपकी कुंडली में ये मृतप्राय हो रहे हैं और अस्त भी हैं, ये कमजोर होगा। अब आगे बात देव गुरु शुक्र के बाद शनि की कर लेते हैं। जन्म कुंडली में शनि न्याय के कारक कहे जाते हैं और किसी भी वस्तु को व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल टाइम पे देने वाले ग्रह होते हैं। बिल्कुल टाइम पे वस्तु देने का मतलब है, या कोई भी चीज जो आपकी इच्छा है वो शनि बिल्कुल टाइम पे देने का मतलब है कि जब वो देख लेते हैं कि व्यक्ति उसके उपयुक्त हो गया है, उसके लायक हो गया है, उसके योग्य हो गया है, तभी शनि आपको वो देते हैं। तो इस कुंडली में जो कि तुला लग्न की कुंडली है, आपकी कुंडली में शनि को बैठना था या तो यहाँ चतुर्थ भाव में, क्योंकि वो चतुर्थ भाव के अधिपति बनते हैं, और पंचम भाव के अधिपति। ये जन्म कुंडली में इन दोनों भावों के अधिपति होकर के उच्च के हैं, लेकिन ये चूंकि विषम संख्या है, 7 नंबर की संख्या विषम संख्या होती है, और यहीं पे उच्च के शनि बैठे हैं 4 अंश 33 कला, चित्रा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र होता है। इस अंश पे जाकर के शनि आपकी कुंडली के लिए बाल अवस्था में हो रहे हैं, इस वजह से वो चतुर्थांश फल करेंगे। अब आगे चर्चा कि जन्म कुंडली में कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, कारक ग्रह कौन कौन से होते हैं, अर्थात व्यक्ति की कुंडली में ये फल करने वाले और अच्छे ग्रह कहे जा सकते हैं। मतलब अगर जन्म कुंडली में कुछ अच्छे ग्रह नहीं मिल रहे हैं तो हम कारक ग्रहों पे भरोसा करके व्यक्ति की कुंडली का एनालाइजेशन अच्छे तरीके से और व्यक्ति के जीवन को समझ सकते हैं। तो अब बात जब कारक ग्रहों की होती है प्रिय दर्शकों, तो सबसे पहले तो तुला लग्न की कुंडली में स्वयं शुक्र भी कारक होते हैं, क्योंकि ये उनकी मूल त्रिकोण राशि जन्म कुंडली के लग्न में बन रही है और शुक्र इस कुंडली को रूल कर रहे हैं। उनकी दूसरी जो कि एक और गौण राशि है वो जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बनती है, तदुपरांत भी शुक्र यहाँ पे कारक ही होंगे। और दूसरा कारकत्व और सर्वाधिक कारकत्व अगर विचार करूं तो जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि बन रही है। वायु तत्व की राशि का बनना, जन्म कुंडली में वहां के अधिपति का जाकर के लग्न में उच्च का होना, और साथ ही साथ चतुर्थ भाव के अधिपति और पंचम भाव के अधिपति शनि इस कुंडली में तीव्र कारक होंगे, और वह हैं भी और बाल अवस्था के हैं। अवस्था के आधार पर मैंने उनकी चर्चा कर रखी है। तो सबसे पहला कारक तो शनि को मिला और दूसरा स्वयं शुक्र लग्नेश को। अकारक ग्रहों की जब बात करते हैं तो इस तुला लग्न की कुंडली में अकारक होंगे गुरु, सूर्य,
क्षमा करें, सूर्य होंगे जो कि जन्म कुंडली के लाभेश बनते हैं। दूसरा अकारक ग्रह चंद्रमा जो कि जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति, और स्वयं गुरु भी होंगे क्योंकि वो त्रिक भाव के अधिपति बन रहे हैं। कहां कहां के? एक तो रोग भाव और दूसरा तृतीय भाव। ये दोनों भावों के अधिपति होकर के गुरु इनकी कुंडली के लग्न में बैठे हैं और ये यहां पे अकारक होते हैं। तो कारक पे चर्चा हुई, अकारक भी समझ लिया। अब तटस्थ ग्रह, मतलब कि ये तटस्थ ग्रह होने का मतलब है कि ना तो वो अच्छा फल करेगा और ना बुरा, यथावत अच्छा भी कर सकता है अंतर प्रत्यंतर में ग्रहों के हिसाब से, और बुरा भी कर सकता है। अब ये उसके स्थिति पे डिपेंड करता है। तो मंगल यहां पे तटस्थ होते हैं, मतलब है कि वो एक धन भाव के अधिपति होते हैं जो कि अच्छा भाव होता है। हालांकि वो कमजोर भाव भी कहा जाता है क्योंकि उसे मारक भाव भी कहा जाता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव जो कि मारक होते हैं, इन दोनों भावों के अधिपति होकर के मंगल पराक्रम भाव में बैठे हैं। लेकिन चूंकि धन भाव और एक केंद्र के अधिपति होने के कारण मंगल को यहां पे कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है। अब आइए आपको विश्लेषण पे लेके चलता हूं। प्रत्येक ग्रह की दृष्टि के आधार पर बताऊंगा, सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत। राहु केतु की चर्चा अगर करता हूं तो राहु और केतु इनकी कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं, एक पराक्रम भाव में और एक भाग्य भाव में। अब आगे आते हैं चर्चा जन्म कुंडली के विश्लेषण पे। अब बात जन्म कुंडली में लग्न चार्ट पे करते हैं। लग्न चार्ट पे जब अध्ययन करते हैं तो यहां पे देखते हैं तो सबसे पहले ही लग्न में 7 नंबर का लिखा होना, तुला राशि। तुला राशि बैलेंस करने के लिए जानी जाती है। ये शीर्षोदय राशि होती है, चर प्रकृति की राशि होती है, रजोगुणी राशि होती है और वायु तत्व की राशि होती है जो कि हवा में विराजित होती है, हवा में विचरण करने वाली होती है। व्यक्ति राजसी गुणों वाला है और बैलेंस बनाने के लिए जाना जाता है। शीर्षोदय राशि होने का मतलब है कि व्यक्ति का काम आसानी से बनता जाता है और जितनी इच्छा न रखता है उससे ज्यादा व्यक्ति को मिल जाता है जीवन में। और राशि की जब बात करते हैं तो चंद्रमा जन्म कुंडली में कन्या राशि के हो रहे हैं। व्यक्ति सुंदर है, अच्छे मन मस्तिष्क का है, सर्वगुण संपन्न है, प्रत्येक प्रकार की चीजों का आह्वान करने वाला है, धार्मिक है, बड़े जनों का आदर करने वाला है, दिव्य स्वरूप का है, चंचल प्रकृति का है। इस आधार पर कि लग्न वायु तत्व का और कन्या राशि भूमि तत्व की राशि होती है। भूमि तत्व की राशि और कन्या तत्व वायु तत्व का लग्न, इन दोनों का संयोग बड़ा कम होता है। अब बात जन्म कुंडली में थोड़ी सी चर्चा चलित कुंडली की कर देता हूं। तो यहां पे जो शनि आप देख रहे हैं ये लग्न में चित्रा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। चलित कुंडली में ये जा रहे हैं 12वें भाव में और यहां पे शनि और चंद्रमा की युति बन रही है जन्म कुंडली के 12वें भाव में। इसका मतलब है कि व्यक्ति का मन परेशान है, व्यक्ति का मन परेशान है क्योंकि कृष्ण पक्ष के द्वादशी तिथि का जन्म है। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में जो चंद्रमा है वो एक बात कि व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर देखे जा रहे हैं, मतलब फल के आधार पर जो उनकी इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है फल करने की, वो वृद्धि की हो रही है। क्योंकि पक्ष बल के आधार पर अगर देखता हूं तो कृष्ण पक्ष का जन्म होना और ऊपर से द्वादशी तिथि, तो द्वादशी तिथि में जन्म होने के कारण चंद्रमा यहां पे पूर्ण रूप से पापक ग्रह बन रहे हैं और वो हैं भी आपकी कुंडली में अवस्थागत युवा के, डिग्री के आधार पर वो युवा के हैं। लेकिन जन्म कुंडली में 12वें भाव में चलित कुंडली में शनि और चंद्रमा का संयोग होने से व्यक्ति का मन मस्तिष्क नेत्र और स्वास्थ्य और साथ ही साथ चित्त चंचल रहता है। व्यक्ति काम इच्छा से घिरा रहता है और कुछ न कुछ निरंतर भविष्य को लेकर के चिंतित और चिंता व्यग्र रहता है। उसकी स्थितियां लगातार मांगने वाली ही हो जाती हैं कई बार और व्यक्ति की इच्छा कभी खत्म नहीं होती है। अब बात यहां पे जन्म कुंडली में लग्न पे करते हैं। तो लग्न में पंचग्रही योग बन रहा है। आपको इस पे आने वाले दिनों में मैं एक बार कार्यक्रम भी बनाऊंगा। फिलहाल ये कुंडली पंचग्रही योग कितनी सिद्ध हो रही है पहले इस पे थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं। क्योंकि लग्न में ही शनि, बुध, सूर्य, गुरु और शुक्र बैठे हैं। ये ग्रह पंचग्रही योग बनाते हैं कब? जब जन्म कुंडली के एक ही भाव में 5-5 ग्रहों की स्थितियां हो जाती हैं तो पंचग्रही योग होता है। हालांकि ये सिर्फ दृष्टिगोचर हो रहा है कि वो वास्तव में बन रहा है, इस बात की चर्चा कर ही देता हूं। तो पंचग्रही योग बनने का सबसे पहले ये स्थिति होना चाहिए कि ये पांचों ग्रह किस किस भाव के अधिपति हैं। कहीं वो दुष्प्रभाव के या फिर किसी ऐसे भाव के तो अधिपति नहीं जो कमजोर भाव है, तो विचार करिए। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले विचार करिए शनि। तो शनि जन्म कुंडली में पंचम और चतुर्थ भाव के अधिपति होते हैं। अगर ये लग्न में जाकर के उच्च के हो रहे हैं बाल अवस्था के तो ठीक है। हालांकि ये पापग्रह होते हैं नैसर्गिक रूप से। इस आधार पर कि जन्म कुंडली में पंचग्रही योग अगर बने
तो वो किसी भी भाव से बने, चाहे वो अच्छा ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह बैठा हो या पापक ग्रह बैठा हो, अगर उस पंचग्रही योग में पापक ग्रहों की संख्या ज्यादा है, मतलब है कि वो थोड़ा दुष्प्रभावित करेगा, व्यक्ति को अनस्टेब्लिश करेगा। और अगर जन्म कुंडली में पंचग्रही योग में शुभ ग्रहों की संख्या ज्यादा बन रही है, इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में पंचग्रही योग सर्वाधिक अच्छा और यथेष्ट फल करने वाला बन रहा है। इनकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह जाकर के जन्म कुंडली में पंचग्रही योग बना रहे हैं, तो इस पर जब चर्चा करते हैं तो सबसे पहले तो शनि बैठे, ऊपर से बुध बैठे हैं। बुध कहां के अधिपति होते हैं, तो एक 12वें भाव के अधिपति जो कि यहां से स्वतंत्र हो जाएंगे। ये भाग्येश जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में विराज रहे हैं, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जन्म कुंडली में बुध यहां पे भाग्येश होते हैं, तो भाग्येश का जाकर के लग्न में होना ये बहुत बड़ी बात। और त्रिकोण, दोनों त्रिकोणों के अधिपति जाकर के लग्न में ही विराज रहे हैं, ये अच्छी बात है। अब उसके बाद ये चर्चा करेंगे कि क्या ये वाकई अच्छी बात है, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे नहीं, उसको सही तरीके से नापिए, तौलिए, परखिए, तब निर्णय सुनाइए। तो इस आधार पे तो ये 2 भाव और 2 ग्रह तो अच्छे बने, उसके बाद की 3 ग्रहों की स्थितियां विचारणीय है। तो सबसे पहले उसके बाद सूर्य की चर्चा करते हैं। सूर्य लाभेश होकर के जाकर के जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं, ये भी ठीक है, महाधनी योग बनेगा और ये श्रेष्ठ होता है। गुरु बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के रोग भाव के अधिपति होते हैं, और त्रिक भाव, तीसरे भाव के अधिपति, तीसरे और छठे भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं, ये कमजोर होंगे, अवस्था के हिसाब से भी कमजोर, और साथ ही साथ ये रोग भाव के अधिपति जाकर के लग्न में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को ये पंचग्रही योग में थोड़ा सा निगेटिव भी देंगे। और साथ ही साथ शुक्र जो कि लग्न के अधिपति, यानी कि एक बात बन रही है कि जन्म कुंडली के 2 त्रिकोण भाव के अधिपति और एक लाभेश का जन्म कुंडली के लग्न में बैठना ये अच्छा दिखा रहा है। पर क्या ये वाकई अच्छा है, ये भी तो जरूरी है जानना, क्योंकि सिर्फ भाव का अधिपति जाकर के लग्न में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भाव से तो अच्छा बन रहा है क्योंकि वो लग्न में विराज रहे हैं। लेकिन जब ग्रहों के अंश और अवस्था पे विचार करते हैं तो यहाँ पे 3 ग्रह अस्त हो रहे हैं। कौन कौन से, तो जन्म कुंडली में सबसे पहले तो बुध अस्त हो रहे हैं, उसके बाद गुरु अस्त हो रहे हैं, और स्वयं लग्नेश भी अस्त हो रहे हैं। 3 ग्रहों का लग्न में ही अस्त होकर के बैठना ये व्यक्ति की कुंडली में कमजोरी के निशानी और कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पे पंचग्रही योग भी कम घटित होगा इस आधार पर, क्योंकि लग्न की स्थिति तो ठीक है, लग्न में सिर्फ जा करके ग्रह बैठ जाएगा तो एक तरीके से वो अच्छा फल करेगा, लेकिन जब उसके फल देने की बारी आएगी तो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो अस्त है और सारे ग्रह मृत और वृद्ध ही हो रहे हैं। इस आधार पर यहाँ पे इस भुलावे में मत रहिएगा कि व्यक्ति की कुंडली में पंचग्रही योग बन रहा है, वो सिर्फ दृष्टिगोचर हो रहा है। अब यहाँ पे लग्न पे ही यहाँ पे सूर्य का नीचत्व भी भंग हो रहा है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं और उच्च के शनि भी बैठे हैं और राशि का अधिपति शुक्र भी साथ में बैठा है। तो ये चर्चा भी बनती है कि वाकई में सूर्य का अंश कितना है और क्या उसका नीचत्व कितना भंग हो रहा है। तो अंश के आधार पर अगर बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो इसके सर्वाधिक नीचत्व भंग करने वाले ग्रह होंगे वो शनि, क्योंकि ये उच्च की राशि शनि की होती है। उस राशि के अधिपति के साथ अंश पे जब जाते हैं तो शनि और सूर्य की स्थिति एक साथ लग्न में बनती है। यहाँ पे शनि बलवान हो जाएंगे, बाल अवस्था के भी हैं, और सूर्य इनकी कुंडली में मृतप्राय हैं। इस आधार पर लग्न में अगर सूर्य कारक होते हैं और उनका नीचत्व भंग होते हुए भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये निकट के जा रहे हैं शुक्र के साथ भी, इस आधार पर सूर्य का नीचत्व तो भंग हो रहा है, लेकिन अंश के आधार पर ये मृत भी हैं। इस आधार पर यहां पे सूर्य का नीचत्व तो भंग होगा निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी फल कम ही करने वाले हैं। अब आगे चर्चा जन्म कुंडली के तीसरे भाव में जहां पे सीधे आते हैं, यहां की चर्चा अभी बाकी है, आगे भी करूंगा। तो सबसे पहले यहां पे मंगल और केतु का अंगारक योग बनना। मंगल यहां पे आपकी कुंडली में युवा होकर के बैठे हैं, और उस मंगल के ऊपर से अगर देखता हूं तो मंगल की दृष्टि जन्म कुंडली के चंद्रमा पे पड़ रही है। चंद्र मंगल योग का निर्माण होना, क्योंकि ये दोनों ग्रह जन्म कुंडली में युवा होकर के बैठे हैं, इस आधार पर लक्ष्मी योग का घटित होना। यहाँ पे छोटे भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा भी बनेगा, लेकिन चूंकि ये गुरु की राशि है, गुरु जाकर के लग्न में हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं, इस आधार पर कि यहाँ पे केतु और मंगल के बनने से व्यक्ति के संबंध जो छोटे भाई बहनों के साथ हैं या बड़े भाई बहनों के साथ हैं वो कई बार एक पक्षीय भी होता जाता है, या फिर कई बार आप अगर अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं तो कई बार आपके छोटे भाई बहन आपका लाभ भी लेते देखे जाते हैं।
ये बात भी बनती है। व्यक्ति पराक्रमी है क्योंकि मंगल केतु के साथ उसमें तीव्रता से उसको बल देने का काम कर रहे हैं, और इस आधार पर कि केतु जो है आपकी कुंडली में मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं मंगल के साथ, यहाँ पे आपकी कुंडली में ये कई बार कुटुंबजनों से दूरी भी बनाने वाले हो जाते हैं। व्यक्ति को मेहनत करना चाहिए। और एक बात बता दूं तो ये गृहिणी है, इस आधार पर जन्म कुंडली के पराक्रम भाव में व्यक्ति अपने परिवार का पोषक हो जाता है और मेहनती भी होता है, और यहाँ पे तीव्र उत्कंठा का मालिक भी हो जाता है। यहाँ से इधर कोई भी ग्रह नहीं बैठे हैं। अब इसके बाद सीधे यहाँ राहु बैठे हैं, मिथुन राशि के मूल त्रिकोण राशि होती है, और भाग्य भाव में राहु बैठे हैं, और भाग्य के अधिपति बुध जाकर के लग्न में बैठे हैं अस्त होकर के। भाग्येश का अस्त होना कमजोर होगा, ये बात सिद्ध है। उसके बाद जन्म कुंडली के 12वें भाव के अधिपति जो कि बनते हैं बुध ही, वो जाकर के लग्न में ही विराज रहे हैं, और वहां पे चंद्रमा बैठे हैं जो कि चलित कुंडली में शनि के साथ आ रहे हैं। जन्म कुंडली के 12वें भाव में शनि और चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति के नेत्रों की कमजोरी और मन को और माता के स्वास्थ्य को कई बार कमजोर करने वाला हो जाता है। जातिका की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, सर्दी और शीत जनित बीमारियां होती हैं, दर्द वगैरह की समस्या बनी रहती होगी, ऐसा निश्चित रूप से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में दृष्टियों की चर्चा। तो दृष्टियों की चर्चा तो यहाँ पे सारे ही ग्रह जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देख रहे हैं, और षडबल में बुध सर्वाधिक मजबूत ग्रह के रूप में उभर रहे हैं इनकी कुंडली में। इन पांचों ग्रहों में बुध सर्वाधिक मजबूत, यानी कि जन्म कुंडली में जो पति है वो चंचल स्वभाव का है और काम करने वाला है, अच्छे पद पे विभूषित होने वाला है। मंगल यहाँ के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में नवम पंचम के संबंध में है, ये ठीक है। व्यक्ति का दाम्पत्य आजीवन बेहतर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे शनि उच्च के हैं, इस आधार पर व्यक्ति का दाम्पत्य अच्छा रहने वाला है। सूर्य कमजोर हो रहे हैं तो व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर होता है, और कई बार व्यक्ति थोड़ा सा अपने बारे में ज्यादा सोचने वाला और स्वार्थी भी हो जाता है, ईगो भी पाल लेता है, लेकिन धार्मिक भी होगा क्योंकि गुरु लग्न में ही बैठे हैं। एक बात बता देता हूं, तो तीन ग्रहों का जन्म कुंडली में अस्त होना थोड़ा कमजोर और बुरा कहा जाता है। इस आधार पर आपकी कुंडली में जब भी आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रहों की महादशा होगी या अंतरदशा होगी तो थोड़ा प्रभावित होना पड़ेगा। तो एक गुरु जो कि रोगेश हैं, साथ ही साथ सूर्य भी जब आएंगे तो ये थोड़े लाभ को और धन को तो देंगे, उससे कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन स्वास्थ्य को परेशान और कमजोर करेंगे, चित्त को छत विछत करेंगे और मानसिक चंचलता को देने वाले हो जाएंगे। भाग्य भाव के अधिपति का जाकर के लग्न में बैठना ये अच्छी बात होती है, और वहां पे मूल त्रिकोणस्थ राहु आपकी कुंडली में भाग्य में वृद्धि देने वाले और कई बार जीवन में धार्मिक कृत्य कराने वाले भी होंगे। व्यक्ति की कुंडली में सप्तम भाव पे जन्म कुंडली में 5 ग्रहों का देखना, और चित्रा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र होता है, यहाँ पे शनि बैठे हैं जो कि शत्रु का नक्षत्र होता है। इस आधार पर व्यक्ति के काम में विलंब भी होते देखे गए हैं। व्यक्ति थोड़ा सा न्यायप्रिय होता है और कटु वचन भाषी भी होते देखा गया है, क्योंकि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अधिपति जो बनते हैं वो बनते हैं मंगल। वो जाकर के गुरु की राशि में बैठे हैं, तो कभी कभी वो मंगल जो होगा वो तीव्र आकांक्षा से युक्त जीवन जिलाने वाला भी बनाने वाला हो जाता है। व्यक्ति की आकांक्षा कभी खत्म नहीं होती है और मृग तृष्णा सी बनी रहती है, कोई ना कोई चीज इसे चाहिए ही होता है। इस आधार पर कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जब मंगल की राशि बनेगी और मंगल धन का संबंध बना करके जन्म कुंडली में अगले ही भाव में है, तो व्यक्ति की कुंडली में एक बात बनती है कि अगर वो इंडिपेंडेंटली अगर कोई काम करना चाहता है तो कर सकता है, पराक्रम के कारण, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल और केतु का एक साथ बैठना, ये बात सत्य और सिद्ध होते देखी जा रही है कि व्यक्ति मेहनत अगर करेगा तो निश्चित रूप से उसके धन के आगमन के कई स्रोत और मार्ग खुल जाएंगे। चर्चा अगर ये बात करते हैं तो यहाँ पे सारे ग्रह, क्योंकि लग्न ये जो राशि है ये तुला राशि, यहाँ पे चित्रा और विशाखा नक्षत्र के आधार पर अगर देखता हूं तो ये गुरु का नक्षत्र, सारे ग्रह गुरु के नक्षत्र में ही देखे जा रहे हैं, सिर्फ शनि को छोड़ करके। अर्थात शुभ ग्रहों के नक्षत्र में होने के कारण लग्न में व्यक्ति ज्ञानी है, अच्छी सद्बुद्धि को भी विचार में रखना चाहता है और जिज्ञासु है, बहुत ज्यादा जिज्ञासा रखने वाला है, हर एक प्रकार की शिक्षा का पालन करने वाला, धार्मिक वृत्ति और मनोवृत्ति को धारण करने वाला, और जीवन पर्यंत सुख से, संपत्ति से और ऐश्वर्य से जीवन जीने वाला ही होगा। क्योंकि एक बात बताता हूं, कोई भी ग्रह पहले भाव से प्रभावित होता है, तो सारे ग्रह यहां पे लग्न में आ रहे हैं, और त्रिकोण भाव के और त्रिकोण भाव के अधिपति भी। अगर ये ग्रह अस्त नहीं होते तो इतनी बेहतरीन कुंडली होती ये कि कहा नहीं जाए, क्योंकि वास्तव में त्रिकोण का अधिपति लग्न में बैठा, त्रिकोण का अधिपति लग्न में बैठा, लग्न में उच्च के शनि का होना, गुरु का होना, शुक्र का होना, सूर्य का होना, ये सारे ग्रह यूं ही कमजोर नहीं है, बस
अस्त हो रहे हैं और कमजोर हो रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो निश्चित रूप से आपको जीवन में सर्वोत्तम और सभी प्रकार के सुखों के मालिक बनाने वाले ये ग्रह हो रहे हैं। ऊपर से चलित कुंडली में शनि का 12वें भाव में जाकर के विष दोष की उपस्थिति और विष दोष के सदृश फल को करने वाली स्थितियां आपके मन को चंचल और अपवित्र करने का काम कर रही हैं। महीने का एक बार ऐसा होता होगा जब मन व्यक्ति का बिल्कुल न लगता होगा, बिल्कुल मन छत विछत परेशान और चिंतित हो जाता है। प्रायः दुनिया में और घर में सारी चीजें उपस्थित हैं, फिर भी पता नहीं किस चीज की आवश्यकता है जो लगातार परेशान और खाए जाती है। व्यक्ति का मन हमेशा और कभी कभी महीने में एक बार बड़ा अशांत सा हो जाता है। किसी को उत्तर देने की इच्छा नहीं करती है, उत्तर देने का मन नहीं करता है और मन अनायास ही परेशान रहता है। अब दृष्टि की बात करता हूं तो यहां से सूर्य की दृष्टि पड़ेगी। दाम्पत्य में पति जो है वो बेहतर उच्च पद पे आसीन है और अच्छे महत्वाकांक्षा से युक्त पुरुष है और साथ ही साथ दाम्पत्य को अच्छा ही फल करेगा। दाम्पत्य अच्छा होने वाला है और रहने भी वाला है। चंद्रमा की बात करता हूं तो चंद्रमा यहां से जन्म कुंडली के रोग भाव को देखेंगे और वहां के अधिपति होकर के गुरु आपकी कुंडली में जाकर के लग्न में विराज रहे हैं, अस्त हैं, कमजोर हैं और भाव से भी रोग भाव के अधिपति बनते हैं। चंद्रमा देख रहे हैं, शीत जनित बीमारी होने की संभावना बनती है। अपने हड्डियों का और खास करके घुटने आदि का ख्याल रखिएगा। सर्दी जुकाम और ठंडी चीजों से बचने की स्थिति बनती है। नेत्रों का और बालों का विशेष ख्याल जरूरी है। माता के स्वास्थ्य का नियमित रूप से जांच जरूरी बनता है। 12वें भाव में आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि चलित कुंडली में बैठे हैं और फल कर रहे हैं वहीं के, इस वजह से मन को अशांत मत होने दीजिएगा। शिव जी की पूजा निरंतर करते रहिएगा। उसके बाद बात करते हैं मंगल की, तो मंगल की चौथी दृष्टि जन्म कुंडली में यहां पड़ेगी 1, 2, 3, 4। ये रोग भाव पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी वो उनके गुरु की राशि है और गुरु की राशि में ही मंगल बैठे हैं। इस आधार पर व्यक्ति की कुंडली में रक्त जनित बीमारियों को होने की संभावना बड़ा कम है और ठीक है, क्योंकि एक बात तो बनती है कि व्यक्ति प्रतियोगिता से जीतने वाला है, हर प्रकार के रोगों का दमन करेगा और जीवन में प्रत्येक प्रकार की विषम परिस्थितियों को जीने वाला और जीतने वाला होगा। 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे पड़ेगी। यहां पे ये थोड़े से कमजोरी को देने वाले होंगे, ये बात बनती है, क्योंकि राहु वहीं बैठे हैं और मंगल और राहु का जब दृष्टि संयोग होगा तो व्यक्ति की कुंडली में भाग्य को थोड़ा सा कमजोर करेंगे, क्योंकि भाग्येश भी थोड़े कमजोर देखे जा रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। आधार पर की जन्म कुंडली के 8वें भाव पे, 8वीं दृष्टि क्षमा करें, जन्म कुंडली के 10वें भाव पे पड़ेगी। तो यहां पे चंद्रमा की राशि और चंद्रमा यहां के अधिपति होकर के, कर्म भाव के अधिपति होकर के 12वें जा रहे हैं। इस आधार पर की जन्म कुंडली के 10वें स्थान पे जब मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के कर्म क्षेत्र या फिर जो उसके आय के साधन होंगे जिससे उसकी इच्छा पूरी होती है, वो कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों में आ रही है या टेक्निकल क्षेत्रों से ही आ रही हैं। व्यक्ति अगर अपना काम ना भी करे फिर भी उसके पास पैसे का जो सोर्स होता है वो किसी अच्छे और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़ करके आता है। उसके बाद बात करते हैं मंगल के बाद बुध की, तो बुध यहां पे लग्न में ही विराज रहे हैं। ये अवस्था से कमजोर हैं, इस वजह से कमजोर लाभ करेंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति के चित्त को चंचल और अपवित्र नहीं होने देंगे, क्योंकि बुध लग्न में बैठ जाते हैं तो वो अच्छा फल करने वाले होते हैं। बुध लग्न में कारक होते हैं, श्रेष्ठ फल करने वाले होते हैं और जब वो अस्त होते हैं तो अपने भाव के फल को वो और ज्यादा वृद्धि से देने वाले हो जाते हैं। इस आधार पर व्यक्ति का मन चंचल है और चंचल नेत्रों वाले भी हैं, कोमल हैं, कमर पतली हो सकती है, लेकिन एक अवस्था के बाद जाने के बाद व्यक्ति बिल्कुल गोलम टोल हो जाता है। अब बात व्यक्ति की कुंडली में अगर बात करता हूं तो लग्न में ही बुध विराजमान है। इस आधार पर व्यक्ति चंचल और धार्मिक प्रवृत्ति और धार्मिक मनोवृत्ति का भी होगा, गणना करने का प्रिय और किसी भी चीज को आसानी से समझ लेने वाला भी होगा, क्योंकि लग्न में बुध अपना काम अवश्य ही करेंगे, वो भाग्येश भी होते हैं। अब उसके बाद चर्चा करते हैं गुरु की, तो गुरु की 5वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के 5वें भाव पे पड़ेगी और यहाँ के अधिपति के साथ वो योग भी बना रहे हैं। इस आधार पर कि जन्म कुंडली के 5वें भाव में गुरु कारक होते हैं, कारक भाव को देखेंगे तो व्यक्ति का एजुकेशन अच्छा रहा होगा। चाहे अगर व्यक्ति की इच्छा पूरी भी ना हो या शिक्षा पूरी भी ना हो तो प्रेम संबंध इतना बेहतर होता है कि व्यक्ति का जीवन अच्छे तरीके से चल जाता है। और व्यक्ति की इच्छा पूरी ना हो भले ही एजुकेशन को लेकर के, लेकिन फिर भी व्यक्ति अपने बल पे या फिर बड़ा ही ज्ञानी हो जाता है। जीवन में प्रत्येक क्षेत्रों का अनुभव रखने वाला और जिस क्षेत्र में काम करता है उस क्षेत्र के कामों को अच्छे तरीके से करने वाला होता है। 7वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के 7वें भाव पे पड़ेगी, ये दाम्पत्य को बेहतर और मजबूत करने वाले भी हो जाएंगे। 9वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ेगी, धार्मिक मनोवृत्ति का हो जाएगा व्यक्ति, और जन्म कुंडली में राहु उसको बल भी दे रहे हैं क्योंकि वो मूल त्रिकोणस्थ होकर के बैठे हैं। और साथ ही साथ जब जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति के जीवन में एक नहीं कई बार
और ऊंचे लोगों से पहचान बनने की स्थितियां बनती हैं, धार्मिक कार्य करने का अवसर और सुअवसर प्राप्त होने का मौका मिलता है। उसके बाद बात करते हैं गुरु के बाद शुक्र की। तो शुक्र की एकमात्र दृष्टि जो जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे पड़ेगी, यह व्यक्ति के जीवन में कभी कभी विवाह को इतना ज्यादा श्रेष्ठ और मजबूत बना देता है कि क्या कहना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का दाम्पत्य कभी भी कमजोर नहीं होता है, बड़ा प्रेमी होता है। कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं कि व्यक्ति की कुंडली में बच्चे की अधिकता भी देखी जाती है, क्योंकि गुरु की यहां पे दृष्टि है। हालांकि बच्चियों की भी संख्या कई बार अधिक होते देखी जाती है, लेकिन यहां पे जो स्थिति बन रही है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे गुरु का देखना, शनि का देखना, बुध का देखना, शुक्र का देखना, तो ये स्थितियां कि व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में भी कभी समस्या नहीं ही होती है। मतलब संतान उत्पत्ति में भी कभी भी विलंब या दिक्कत की संभावना नहीं बनती है। शुक्र के बाद शनि की बात करता हूं तो शनि की तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली में यहां पड़ेगी, आलस्य देगा और विस्तर से प्रेम देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरे को कई बार ऑर्डर देने वाला बन जाता है, ये करो, ये लाओ, वहां रखा है, ये उठा के लाओ। ऐसी स्थितियां भी कई बार हो जाती हैं और व्यक्ति एक पक्षीय ही अपने परिवार को पकड़ने वाला होता है। वो किसी को छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि लग्न में ही इतने सारे ग्रह जो कि गुरु की उपस्थिति होने के कारण वहां पे बली होते देखे जा रहे हैं, बुध भी वहां पे षड्बल में बलवान देखे जा रहे हैं। इस आधार पर कि जन्म कुंडली के तृतीय भाव पे जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी, तो इस आधार पर यह बात बनती है कि व्यक्ति अपने भाई बहनों को पकड़ करके रखना चाहता है, उनसे जुड़ा हुआ महसूस करना चाहता है। तीसरी के बाद सातवीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के यहां पे पड़ेगी, तो व्यक्ति को कई बार अपने जिद के कारण पति से नाखुशी या फिर पति के साथ संबंध को कमजोर होते देखा गया है। हालांकि यहां पे एक बात तो क्लियर है कि तुला लग्न के हैं तो आप बैलेंस बना लेते होंगे, तुरंत ही क्रोध आता भी है और तुरंत खत्म भी हो जाता है, और मन में किसी भी तरह का द्वेष नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट और ट्रांसपेरेंसी रखने वाले हैं, किसी भी तरह की ओपेसिटी नहीं है और व्यक्ति बिल्कुल साफ और निर्मल हृदय का है। सातवीं के बाद आठवीं, नौवीं, दसवीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के चंद्रमा की राशि पे पड़ेगी और वो शनि जो कि जन्म कुंडली के दसम भाव को देखेंगे, तो कई बार व्यक्ति को बहुत ज्यादा न्यायप्रिय और न्याय से युक्त होकर के ही धन कमाने वाला बनाते हैं। और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो चलित कुंडली में शनि जाकर के 12वें भाव का फल कर रहे हैं, इस आधार पर व्यक्ति के मन को कई बार अशांत और चंचल बना रहे हैं, क्योंकि वास्तव में ये जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति का संयोग जन्म कुंडली के त्रिकोण में हो रहा है। ये स्थितियां योग कारक बन रही है, क्योंकि यहां पे शनि कारक होते हैं और यहां पे जन्म कुंडली के दशम भाव के अधिपति के साथ जब उनका संबंध बनेगा, तो व्यक्ति की कुंडली में कैरियर से हमेशा पैसे आते देखे जा रहे हैं। ये आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन था। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। मैंने लगभग सभी चीजों को छूने का प्रयास किया है। इस आधार पर कि राहु की और केतु की दृष्टि की बात करता हूं तो एक बार वो भी बता देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5 ये ठीक है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पे जो राशि बन रही है वो मंगल यहाँ के अधिपति होकर के नवम पंचम के संबंध में है और ठीक है। ये दाम्पत्य भाव के अधिपति अगर नवम पंचम के संबंध में हो तो ये अच्छी बात होती है, अगर वो षडाष्टक में हैं तो कमजोर होगा, अगर तृतीय एकादशवें के संबंध में हैं तो ये ठीक होगा, और चौथे दसवें के संबंध में हैं तो कमजोर होगा। ऊपर से गुरु की दृष्टि, यहां पे इस कुंडली में सबसे जो कमजोर बात है वो ये है कि 3 ग्रहों का अस्त होना, ये आपकी कुंडली में पंचग्रही योग को थोड़ा कम और कमजोर बना रहे हैं। ऊपर से अस्त ग्रह सारे के सारे लग्न में ही विराज रहे हैं, ये बात भी बनती है। और भाग्य भाव के अधिपति का अस्त होना, भाग्य भाव में राहु और मंगल की दृष्टि का संयोग होना, ये बात थोड़ा कमजोर कर रहा है। ऊपर से आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छी स्थिति है शनि की, लेकिन वो भी बाल अवस्था के बैठे हैं, इस वजह से वो भी चतुर्थांश फल करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप धार्मिक हैं और धर्म के मार्ग पर ही आपको चलना चाहिए। आपका कोई सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सवालों को जरूर भेज दीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। नमस्कार।